जिंदगी में कुछ लोग इतने अकेले हो जाते हैं कि अगर वो मर भी जाएं तो किसी को फर्क तक नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी की मौत एक नई ताकत की शुरुआत बन जाए तो क्या वो इंसान कहलाएगा या कोई और। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो इंसानियत, ताकत और आत्म बलिदान के इर्द गिर्द घूमती है। इनुयशिकी, एक 58 साल के बूढ़े आदमी की कहानी जो अचानक भगवान जैसा बन जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है इचिरो इनुयाशिकी से। वो एक मामूली ऑफिस वर्कर है, लेकिन उसे ना प्यार मिलता है ना इज्जत। इचिरो एक आम मिडिल क्लास इंसान है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसने अपनी सीमित आय के बावजूद एक छोटा सा घर खरीदा है, लेकिन उस घर को देखकर उसके परिवार के लोग खुश होने की बजाय उसकी तुलना पड़ोस के बड़े घरों से करने लगते हैं। इचिरो अपने नए घर में एक छोटी सी पार्टी मनाना चाहता है। उसने खास तौर पर सबके लिए सुशी भी लाई है ताकि परिवार के साथ मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मना सके। सब उसे अनदेखा कर देते हैं और बिना बताए बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। मजबूरन इचिरो को अकेले बैठकर सुशी खानी पड़ती है। इचिरो एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी में बतौर सेल्समैन काम करता है। उसका ऑफिस का प्रदर्शन कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है और इस वजह से उसका मैनेजर उसे सबके सामने डांट देता है। इचिरो शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांगता है। ऑफिस से लौटते समय इचिरो रास्ते में कुछ गुंडों को एक आदमी को लूटते हुए देखता है। वो अंदर से डर जाता है। इचिरो जब लुटेरों से डरकर पीछे हट जाता है तो ये नज़ारा उसकी बेटी छुपकर देख रही होती है। अपने पिता को डरकर भागते हुए देखकर वो बहुत नाराज़ होती है। उसे लगता है कि उसका पिता एक कायर है। गुस्से में वो अपने पिता को एक कमज़ोर आदमी कह देती है और ये बात इचिरो के दिल को अंदर तक चुभ जाती है। शाम को इचिरो अकेले घर के बाहर बैठा होता है, तभी एक प्यारी सी पालतू कुतिया उसके पास आ जाती है। उसका नाम है हन्याको। इचिरो को वो कुतिया पहली नज़र में ही बहुत भा जाती है। उसे उसमें अपनापन महसूस होता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और बिना भावनाएं दिखाए कहती हैं कि इस कुतिया को कहीं दूर छोड़ आओ। इसके साथ ही वह इचिरो को एक मेडिकल रिपोर्ट देती है जिसमें डॉक्टरों ने कुछ ज़रूरी टेस्ट्स करवाने की सलाह दी होती है। जैसे ही मेडिकल टेस्ट्स होते हैं, डॉक्टर एक दर्दनाक सच्चाई सामने रखते हैं। इचिरो को 4th स्टेज का कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर इचिरो के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। टूटे हुए दिल से वो सबसे पहले अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसका कॉल उठाने की जहमत नहीं उठाती। फिर वो अपनी बेटी को फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ से भी वही बेरुखी मिलती है। रात में इचिरो पूरी कोशिश करता है कि अपने परिवार को अपनी बीमारी के बारे में बता सके, लेकिन किसी के पास उसे सुनने का समय नहीं है। कोई उसे बीच में ही टोक देता है, कोई बात घुमा देता है। निराश और टूटे दिल से इचिरो हन्याको को लेकर बाहर गार्डन में चला जाता है, उसे वहां छोड़ने, जैसे कहा गया था। लेकिन उस पल इचिरो की आंखों में जो अकेलापन और बेबसी है, वो शब्दों से बयान करना मुश्किल है। इचिरो जैसे ही हन्याको को पार्क में छोड़कर जाने लगता है, वह कुतिया बार बार उसके पीछे चल पड़ती है। इचिरो उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हन्याको कहीं नहीं जाती। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वह उसे पीछे नहीं छोड़ पाता, तब इचिरो के मन में एक एहसास जागता है। इस दुनिया में अगर किसी को उससे सच में लगाव है, तो वो सिर्फ हन्याको है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह हन्याको से माफ़ी मांगता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसी बीच उसकी नज़र पार्क के एक कोने में बैठे एक नौजवान पर जाती है। उसी वक्त दोनों की निगाहें आसमान की तरफ जाती हैं, जहां से एक बेहद तेज रोशनी नीचे की ओर आती दिखती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल उड़ती हुई चीज़, मानो कोई रहस्यमयी ऑब्जेक्ट, आकर ज़मीन पर गिरती है और दोनों को जोर का झटका लगता है। इस टक्कर से इचिरो बेहोश हो जाता है। उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट से कुछ अजीब आकृतियां बाहर निकलती हैं, जिन्हें देखकर हन्या को जोर जोर से भौंकने लगती है। माहौल पूरी तरह से रहस्यमयी और डरावना हो जाता है। अगली सुबह इचिरो की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करता। उसकी दृष्टि अचानक तेज हो गई है। अब उसे चश्मे के बिना सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। वह हन्याको को लेकर वापस घर लौटता है, लेकिन घर में भी उसे सब कुछ बदला बदला सा लगता है। जब वह नाश्ता करता है तो उसे उसका स्वाद बिल्कुल फीका लगने लगता है। साथ ही उसे बहुत तेज प्यास लगती है, जैसे शरीर से सारा पानी खिंच गया हो। उसके अंदर कोई अजीब सी बेचैनी पनपने लगती है। फिर जब वह अपने कमरे में होता है
तो अचानक देखता है कि उसके हाथ से धुआं निकल रहा है। घबराकर वह अपनी शर्ट उतारता है और ध्यान से अपना हाथ देखने लगता है, मानो कुछ असामान्य घट रहा हो जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा। इचिरो जब अपने हाथ को गौर से दबाता है तो एक चौंकाने वाला नज़ारा सामने आता है। उसकी उंगली का नाखून अचानक खुल जाता है और उसके अंदर से एक यूएसबी पोर्ट जैसी संरचना दिखाई देती है। यह देखकर इचिरो दंग रह जाता है। कुछ ही पलों में उसका हाथ पूरी तरह बदलकर एक हाईटेक गन में तब्दील हो जाता है। वह हैरान रह जाता है जब इस गन से उसके द्वारा खाया गया नाश्ता सीधे दीवार पर गोली की तरह निकलकर चिपक जाता है। इतना ही नहीं, अब उसके गले में भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। जब वह उसे छूता है तो उसका सिर दो हिस्सों में खुल जाता है, जैसे कोई मशीन अपने अंदर का सिस्टम दिखा रही हो। वह आईने में खुद को देखता है और यह देखकर हैरानी और डर दोनों से भर जाता है कि अब उसका पूरा शरीर इंसान नहीं रहा, वह पूरी तरह मशीन में बदल चुका है। तभी उसे अपनी पत्नी के कमरे की ओर आते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। घबराए हुए इचिरो की हालत पहले से ही बेकाबू होती जा रही होती है, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभालता है और जैसे तैसे अपने मशीनी रूप को छिपा लेता है, इससे पहले कि उसकी पत्नी कमरे में दाखिल हो। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। पता चलता है कि इचिरो की बेटी मारी उसी लड़के की क्लासमेट है जो उस दिन पार्क में बैठा था। उसका नाम है हीरो। स्कूल खत्म होने के बाद हीरो अपने दोस्त चोको के घर जाता है। वहाँ वह अपनी अजीबोगरीब शक्तियों को दिखाता है। सबसे पहले वह अपनी उंगली से आसमान में उड़ती एक चिड़िया को शूट कर गिरा देता है। चोको हैरान रह जाता है। इतना ही नहीं, हीरो चोको को यह भी दिखाता है कि वह अपनी सोच से गाड़ियों को कंट्रोल कर सकता है। यह उसकी एक और खतरनाक शक्ति है। उधर दूसरी तरफ इचिरो की परेशानियां कम नहीं हो रही होती हैं। उसके लगातार खराब परफॉर्मेंस के चलते ऑफिस में उसे बुरी तरह डांट कर बेवजह निकाल दिया जाता है, जिससे उसकी बेइज्जती हो जाती है। इचिरो जब एक सड़क से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र एक घायल कबूतर पर पड़ती है जो ज़मीन पर तड़प रहा होता है। वह तुरंत रुकता है और करुणा से भरे मन से उसे अपने हाथों में उठा लेता है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक चमत्कार होता है। कबूतर अचानक ठीक होकर उड़ जाता है। यह देख इचिरो चकित रह जाता है। उसी समय इचिरो के कानों में एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। एक माँ डॉक्टर से अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगा रही होती है। इस रहस्यमयी आवाज़ का पीछा करते हुए इचिरो एक अस्पताल पहुंचता है। वहां वह देखता है कि एक लड़का केत मौत के कगार पर है। इचिरो धीरे से उसके पास जाता है और उसका सिर अपने हाथों में लेता है। फिर एक चमत्कार होता है। कुछ ही पलों में केत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। इचिरो के दिल में सुकून भर जाता है। पहले कबूतर और फिर केता की जान बचाने के बाद वह अपने अंदर एक नई ऊर्जा और उद्देश्य महसूस करता है। अब उसे लगता है कि उसकी नई शक्तियों का इस्तेमाल वह लोगों की भलाई के लिए कर सकता है। दूसरी ओर स्कूल में हीरो के दोस्त चोको को कुछ सहपाठी परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन हीरो समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। हीरो इतना गुस्से में होता है कि वह एक लड़के को मारने के लिए अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन चोको उसे रोक देता है। शायद वह अब भी चाहता है कि हीरो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे। क्लास के बाद हीरो की एक क्लासमेट शियान उससे मिलती है और अपने दिल की बात कहती है। वह बताती है कि वह हीरो को पसंद करती है। इस पर हीरो मुस्कुराकर शुक्रिया कहता है और बिना ज़्यादा प्रतिक्रिया दिए वहाँ से चला जाता है। आगे चलकर कहानी में ये खुलासा होता है कि हीरो के माता पिता का तलाक हो चुका है। उसके पिता ने किसी दूसरी औरत के लिए उसकी माँ को धोखा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हीरो की माँ आज भी अपने पति से प्यार करती है। वह हीरो से कहती है कि वह अपने पिता के घर जाकर उनकी तबीयत का हालचाल ले। शाम के समय हीरो अपने पिता के घर जाता है। वहाँ पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है। बाहर से सब कुछ खुशहाल लगता है। सब लोग हंस रहे होते हैं, बातों में मशगूल हैं। लेकिन हीरो के मन में एक टीस उठती है। वह सोचता है कि इस सुख और सुकून की असली हकदार उसकी माँ है, जिसे उसके पिता ने धोखा दिया। डिनर के बाद हीरो के भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ने लगता है। वह गुस्से में अपनी उंगली उठाकर अपने पिता और उनके नए परिवार को मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है। शायद इसलिए क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में
आज भी अपने पिता के लिए प्यार बाकी है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हीरो जब घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक घर से हंसी और खुशी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन खुशियों को देखकर वह भीतर से और टूट जाता है। गुस्से और ईर्ष्या से भरकर वह उस घर में मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। उधर दूसरी ओर इचिरो अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए लोगों की जान बचाने में लगा होता है। तभी उसे कहीं से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत दौड़कर उस दिशा में जाता है और एक घर में दाखिल होता है जहां उसे एक मृत लड़की दिखाई देती है। इचिरो अपनी शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है क्योंकि उसकी शक्तियां सिर्फ जिंदा लोगों पर ही काम करती हैं। घबराकर वह लिविंग रूम की ओर भागता है जहां वह हीरो को एक लाश के पास खड़ा देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने उस दिन पार्क में देखा था। लेकिन इससे पहले कि इचिरो कुछ कर पाए, हीरो उस पर भी हमला कर देता है और उसे शूट कर देता है। कुछ देर बाद इचिरो की बॉडी खुद को रिपेयर कर लेती है और उसे होश आ जाता है। वह तुरंत हीरो को रोकने के लिए बाहर भागता है, लेकिन तब तक हीरो वहां से जा चुका होता है। देश भर के सभी न्यूज़ चैनलों पर लगातार एक ही खबर छाई हुई है, हाल ही में हुई रहस्यमयी हत्याएं। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी पीड़ितों की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन किसी भी शव से गोली बरामद नहीं की जा सकी। इन खबरों को देखकर चोको को अपने दोस्त हीरो पर शक होता है। अगले दिन वह हीरो से सीधा सवाल करता है कि क्या इन हत्याओं के पीछे उसका हाथ है। हैरानी की बात यह है कि हीरो बिना किसी झिझक के इन वारदातों की जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। अब वह खुद को इंसान नहीं बल्कि भगवान मानने लगा है। हीरो चोको से कहता है कि हर दिन अनगिनत लोग मरते हैं और अजनबियों की मौत पर दुख जताना बेमानी है। हीरो का यह क्रूर और अहंकारी रूप देखकर चोको बेहद आहत होता है और फैसला करता है कि अब वह उससे रिश्ता खत्म कर देगा। वह वहां से चला जाता है। जब हीरो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां एक लाइलाज कैंसर से पीड़ित है। यह खबर उसे भीतर तक झकझोर देती है। वह अपनी मां को गले लगाकर कहता है कि वह उसे मरने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर इचिरो अपने घर लौटकर परिवार को बताता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। इस पर उसकी पत्नी और बेटी उससे नाराज हो जाते हैं। इचिरो खुद पर बेहद क्रोधित होता है, खुद को असफल मानता है। उसी वक्त उसे चोको की आवाज़ सुनाई देती है, जो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि कोई तो उसके दोस्त हीरो को और लोगों की हत्या करने से रोके। इचिरो अपनी सारी तकलीफ़ों को भूलकर हवा में उड़ते हुए चोको तक पहुंचता है। वहां वह चोको को बताता है कि उस रात पार्क में हीरो भी मौजूद था, जब वे किसी रहस्यमय वस्तु से टकराए थे और तभी से उनका शरीर इंसान से मशीन में बदल गया। इस पर चोको अंदाज़ा लगाता है कि शायद वो कोई एलियन स्पेस शिप रही हो और हो सकता है कि एलियंस ने ही उन्हें रोबोट में बदल दिया हो। चोको को धीरे धीरे यह यकीन होने लगता है कि जिस तरह की शक्तियाँ हीरो के पास हैं, वैसी ही कुछ शक्तियाँ इचिरो के पास भी मौजूद होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि खुद इचिरो को भी अपनी पावर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब जबकि हीरो को रोकना ज़रूरी हो गया था, इचिरो का अपनी शक्तियों को समझना बेहद अहम हो गया था। इसी वजह से चोको अगले ही दिन से इचिरो को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। लेकिन उम्रदराज इचिरो के लिए ये सब सीखना आसान नहीं होता। उसे अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। उधर हीरो अपनी मां को अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर एक चौंकाने वाली बात बताता है। उसकी मां का कैंसर अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह सुनकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। अस्पताल से बाहर निकलने पर हीरो अपनी मां से कहता है कि उन्होंने ज़िंदगी भर बहुत दुख सहा है, अब उन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जाना चाहिए और सुकून पाना चाहिए। लेकिन तभी कुछ पुलिस अधिकारी हीरो को घेर लेते हैं। उनमें से एक अफसर उसे मर्डर केस में पूछताछ के लिए अपने साथ चलने को कहता है। स्थिति को भांपते हुए हीरो भागने की कोशिश करता है और भागते भागते वह 3 पुलिसकर्मियों को मार डालता है। इसके बावजूद वह बाकी पुलिस से किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। हीरो के फरार होने की खबर जल्द ही मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। अगले दृश्य में हीरो एक ऊंची बालकनी पर खड़ा होता है, गहराई से सोचता हुआ। तभी उसकी क्लासमेट शियान वहां पहुंचती है और उसे अपने घर ले जाती है। शियान के घर पहुंचकर पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह अपनी दादी के साथ रहती है। शियान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी भी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी और वह जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी ओर
इचिरो अपनी शक्तियों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता गया, उसे असहनीय प्यास लगने लगी। अपने शरीर में ऊर्जा लाने के लिए इचिरो ने एक एनर्जी ड्रिंक पी लिया, लेकिन इसके बाद उसे ताकत की बजाय और भी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी। कुछ समय बाद उसका शरीर उस ड्रिंक को खुद बाहर फेंक देता है। इचिरो चोको को बताता है कि इससे पहले भी जब उसने मिसो सूप पिया था, तब भी उसका शरीर सारा सूप बाहर फेंक चुका था। यह सुनते ही चोको एनर्जी ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स को जांचता है और समझ जाता है कि नमक इचिरो के मशीनी शरीर के लिए हानिकारक है। रात को हीरो टीवी पर देखता है कि उसकी माँ हीरो के अपराधों के लिए सभी से माफ़ी मांग रही है, लेकिन कोई भी उसकी माफ़ी को स्वीकार नहीं करता। लोग उसकी माँ को हीरो के अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं। खबर में आगे यह भी बताया जाता है कि हीरो की माँ इन परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। अपनी माँ की गलती की सज़ा देखकर हीरो का दिल टूट जाता है। उसकी माँ की मौत के बाद भी कई लोग सोशल मीडिया पर उसकी माँ को गालियाँ देते हैं। यह देखकर हीरो का गुस्सा और बदला लेने की भावना और भी बढ़ जाती है। हीरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के कंप्यूटर और फ़ोन को हैक करता है जिन्होंने उसकी माँ को गालियाँ दी थीं। वह एक एक करके उन सभी को निशाना बनाता है और मार डालता है। शियान ये देखती है कि हीरो रात को सो नहीं पा रहा। वह उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उससे बात नहीं करना चाहता। वह उसे अपना रोबोटिक रूप दिखाकर डराने की कोशिश करता है और बताता है कि उन हत्याओं के पीछे उसका ही हाथ है। हालांकि शियान उसे नहीं मानती। हीरो शियान को डराने के लिए उसे आसमान में उड़ने ले जाता है, लेकिन शियान को डर नहीं लगता। वह कहती है कि उसे केवल एक ही बात से डर लगता है, और वह है कि कहीं हीरो उसे छोड़कर न चला जाए। इस पर हीरो को एहसास होता है कि शियान ही वह इकलौती जीवित इंसान है जिसे उसकी परवाह है। वह शियान से वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे सुरक्षा देगा। घर लौटने के बाद हीरो को चैन की नींद आती है। शियान उसे सोते हुए देख मुस्कुराती है और कहती है कि उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है। यह कहकर शियान किचन में पानी पीने जाती है। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। जब वह मुड़कर देखती है तो वह देखती है कि हाथों में बंदूक लिए सैनिक खड़े हैं। हीरो को देखकर सैनिक उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। गोलियां लगातार हीरो पर चलती रहती हैं, लेकिन गुस्से में आकर हीरो उन सभी सैनिकों को मार डालता है। लेकिन इस दौरान सैनिकों की गोलियां शियान को लग जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। शियान की मौत हीरो को अंदर तक झकझोर देती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। शियान को खो देने के बाद हीरो पूरे देश को खत्म करने का संकल्प लेता है। दूसरी तरफ हीरो के बढ़ते आतंक को देखते हुए इचिरो अपने परिवार को सावधान करने की कोशिश करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर जाने और स्मार्टफोन के इस्तेमाल से मना करता है, लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इचिरो की बेटी मारी अपने दोस्तों के साथ एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाती है ताकि शहर का नज़ारा देख सके। तभी हीरो खुद को हर नेटवर्क पर लाइव ब्रॉडकास्ट करता है और सभी को चेतावनी देता है कि वह पूरे देश को तबाह कर देगा। शुरुआत में लोग उसे पागल समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वह एक एक करके लोगों को मारना शुरू करता है, तब सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। हीरो हर कोने से हमला करने लगता है। वहीं दूसरी ओर इचिरो नेटवर्क को हैक करने में कामयाब हो जाता है और चोको की मदद से वह लोगों को सलाह देता है कि वे अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर की स्क्रीन बंद कर दें ताकि हीरो के हमलों से बच सकें। जब लोगों का संपर्क उनके डिवाइस से कट जाता है तो हीरो बौखला उठता है और गुस्से में पूरे शहर पर मिसाइलों से हमला कर देता है, जिससे भयंकर तबाही मचती है। इस तबाही को रोकने के लिए इचिरो हीरो के सामने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें जो शक्तियाँ मिली हैं उनका इस्तेमाल इंसानों की मदद के लिए होना चाहिए, न कि उनकी हत्या के लिए। लेकिन हीरो उसकी बात नहीं मानता, जिसके चलते दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हीरो इचिरो पर मिसाइलों से हमला करता है, लेकिन इचिरो किसी तरह खुद को बचा लेता है। हीरो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। दोनों एक टनल से निकलते हुए फिर से आसमान की ओर उड़ते हैं। तभी इचिरो को अपनी बेटी मारी की आवाज़ सुनाई देती है, जो एक ऊंची बिल्डिंग में फंसी हुई होती है। इचिरो उसकी मदद के लिए जाना चाहता है, लेकिन हीरो
उसे रोक देता है और उसके उड़ान सिस्टम को खराब कर देता है। गिरने से बचने के लिए इचिरो एक इमारत पर लैंड करता है। वह हीरो पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो आसानी से हमले से बच निकलता है और जवाबी हमला जारी रखता है। हीरो इचिरो को पकड़कर एक हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है और उसमें मौजूद पायलट को मार डालता है। इचिरो किसी तरह कैमरामैन के साथ एक इमारत पर कूदकर दोनों की जान बचा लेता है। तभी हीरो दोबारा वहां पहुंचता है। जब वह पानी की बोतल से पानी पी रहा होता है, इचिरो उसकी बोतल को अपनी उंगली से निशाना बनाकर तोड़ देता है। फिर अपनी जेब से बोतल निकालकर खुद पानी पीता है। गुस्से में हीरो इचिरो को धक्का देता है और उसकी बोतल उठाकर खुद पानी पी जाता है। इसके बाद हीरो फिर से मिसाइलों से इचिरो पर हमला करता है, लेकिन इचिरो मिसाइलों को चकमा देकर अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। हीरो भी उसके पीछे पीछे अंतरिक्ष में पहुंचता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ को गन में बदलकर फायर करता है, उसकी गन से गोली की जगह पानी निकलता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। इचिरो ने जानबूझकर हीरो की पानी की बोतल को निशाना बनाकर तोड़ा था, ताकि हीरो गुस्से में आकर उसकी बोतल छीन ले और उसमें मौजूद एनर्जी ड्रिंक पी ले। चूंकि नमक और कुछ तत्व हीरो के रोबोटिक शरीर के लिए हानिकारक थे, यह इचिरो की एक सोची समझी चाल थी। इचिरो उस पर मिसाइलों से हमला करता है, जिससे हीरो का शरीर तेजी से धरती की ओर गिरने लगता है। इचिरो फौरन अपनी बेटी मारी के पास पहुंचता है, जो एक इमारत में बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। बहुत कोशिश के बाद मारी को होश आता है, लेकिन तभी हीरो वापस आकर हमला करता है। वह समझ जाता है कि मारी इचिरो की बेटी है और उसे अपनी उंगली से शूट कर देता है। इचिरो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हीरो उसे जोरदार धक्का देकर दूर फेंक देता है। इसके बाद हीरो इचिरो को और ज़्यादा तकलीफ देने के लिए मारी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मारी को गिरता देख इचिरो पूरी ताकत के साथ उसकी ओर उड़ता है। हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और उसका हाथ टूटकर बिखर जाता है। आखिरकार इचिरो मारी को ज़मीन से पहले ही पकड़ लेता है और अपनी हीलिंग पावर्स से उसका इलाज करता है। मारी को सुरक्षित करने के बाद इचिरो बाकी लोगों को बचाने निकल पड़ता है। पुलिस हीरो को मृत घोषित कर देती है, हालांकि उसकी लाश कभी नहीं मिलती। इसके बाद इचिरो का घर फिर से सामान्य हो जाता है। फ़र्क बस इतना होता है कि अब उसकी बेटी की नज़रों में वह एक सच्चा सुपर हीरो बन चुका होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं, जब चोको घर आता है तो वहाँ उसे हीरो अपने कमरे में बैठा हुआ मिलता है, हालांकि उसका एक हाथ गायब होता है। हीरो को जिंदा देखकर चोको बहुत खुश होता है और उसे नई वीडियो गेम खेलने को कहता है, मगर हीरो नहीं चाहता कि उसकी मौजूदगी से चोको किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।